हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दिया में स्वागत मैं करता हूं। और जिस तरह हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी परीक्षा के लिए 70th बीपीएससी परीक्षा की जो हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो आज भी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा और ये क्लास बाइलिंगुअल मोड में रहेगा, है ना। जितने भी ऐसे क्लासेस हैं बाइलिंगुअल मोड में रहेंगे। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके लिखता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा जो मैंने पिछले बार बताया कि बम्पर वैकेंसी है ना। ये शायद ही इतनी वैकेंसी कभी बीपीएससी में इतना आया होगा। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एक और बहुत सुनहरा अवसर आपके लिए है कि प्रीलिम्स का तारीख अब टल गया, ठीक है, डेट एक्सटेंड किया गया। अब जाके परीक्षा 17 नवंबर को नहीं, जाके दिसंबर में परीक्षा होगा। यानी कि इस बार आप उम्मीद से ज्यादा, मतलब आप ये समझो कि उम्मीद से ज्यादा फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन फिलअप होता है। उम्मीद से ज्यादा मतलब कहने का मतलब कहा जा रहा है कि 7 से 8 लाख, 7 to 8 lakhs, जो कि यूपीएससी के बराबर है। अब ये समझो आप, जितना यूपीएससी में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने ही संख्या में बीपीएससी परीक्षा में इस बार फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। ये मैंने इनपुट पटना से लिया है। पटना में कई लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करता रहता हूं, टीचर्स और बाकी लोगों से। वहां से मुझे जानकारी मिली है कि 7 से लेकर 8 लाख तक फॉर्म गिर रहे हैं इस बार, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है और सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए फॉर्म फिलअप करने में भी दिक्कतें आ रही है ना। ऑनलाइन फॉर्म डालने में भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पर है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बाढ़ की समस्या आ गई कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जरूरत है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो सब को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो गांव इलाके हैं, है ना, वो जो बाढ़ के चपेट में है, तो वो मिलना बहुत मुश्किल हुआ। तो इसके लिए, और तीसरी बात क्या है, त्योहार का समय, फेस्टिवल टाइम। अभी दुर्गा पूजा अभी खत्म हुआ है, अभी इसके बाद दीपावली है, फिर छठ पूजा है, तो त्योहारों का मौसम चालू हो गया। और एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर ये हुआ तो, क्योंकि अभी प्रेस रिलीज आ चुका है ना, बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रेस रिलीज आ चुका है। अगर ये हुआ तो परीक्षा 2 दिन तक होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि प्रेस रिलीज हुआ है, विज्ञप्ति हुआ है बीपीएससी थ्रू। उसमें यह बात को रखा गया कि हो सकता है कि ये परीक्षा बीपीएससी का इतने ज्यादा फॉर्म है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा देने वाले हैं, तो एक दिन में संपन्न ना होकर 2 दिनों में होगा, 2 days। सोचो आप इसकी स्थिति का आकलन करो, आप एसेस द सिचुएशन, क्योंकि सेंटर चाहिए ना। स्कूलों में एग्जाम होते हैं बिहार के कोने कोने में, अलग अलग जिलों में, है ना, अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे वहां पर फॉर्म जो के अकॉर्डिंग जो अब सेंटर्स पड़ेंगे, उतने सारे टीचर्स चाहिए, उतने सारे क्वेश्चन पेपर चाहिए, उतने सारे लोगों को वहां तैनात करना होगा कि एग्जाम प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी चोरी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई वहां पर दुरुपयोग ना होना चाहिए, पूरे स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है ना। थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ परीक्षा केंद्र में तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना। और आपको पता है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, सरकार के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसीलिए बीपीएससी इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, पूरा प्रॉपर वे से एग्जाम को कंडक्ट करना चाह रही है बीपीएससी आयोग, बीपीएससी कमीशन के द्वारा। तो इस बार जो है 2 दिनों तक परीक्षा, इसका मतलब है 2 तरह के क्वेश्चन पेपर बनेंगे, ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। अब प्रीलिम्स परीक्षा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो 2 तरह के क्वेश्चन पेपर बनेंगे इस बार। अब सोचो कि कितने बड़े लेवल पे ये परीक्षा होगा। और आयोग ने ये बात क्लियर किया है, अखबारों में आया हुआ है, प्रभात खबर और बाकी में आया हुआ है कि क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, यानी कि वो परीक्षा वाला लेवल नहीं है। मैंने पिछले बार सेशन बताया था 68, 69 बीपीएससी परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, बार बार ये बात को मैं दोहरा रहा हूं कि अब परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, प्रीलिम्स और मेंस। इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, इतने लोग एग्जाम देंगे, इसमें कुछ तो ऐसे होंगे धुरंधर होंगे। आप जानते हो धुरंधर का मतलब क्या है, 10 साल
बुढ़े हो गए होंगे, आप लोग तो 20s में हो, कई लोग तो बुढ़े लोग हैं। आप देखोगे एग्जाम सेंटर में पता चला आपके आगे है ना बाल बच्चे वाला बैठा हुआ है या बाल बच्चे वाली बैठी हुई है, वो परीक्षा दे रही है ना, 10-10 साल से लगे हुए हैं, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। तो वैसे लोग भी होंगे परीक्षा केंद्र में जिन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को चाट डाला है, मतलब जो होता है ना घोट के पी गया है, मतलब पूरा रट्टाफिकेशन कि कुछ भी पूछो, तारीख पूछ दो, डेट पूछ दो, कुछ भी नाम पूछ दो, फटाक से उत्तर, तुरंत आंसर। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में कुछ टाइप किया तुरंत आंसर। ऐसे लोग होंगे परीक्षा हॉल में जिन्होंने दिल्ली के मुखर्जी नगर और कहां कहां की गलियों में, पटना, इलाहाबाद से लेकर लखनऊ से लेकर कहां कहां जाके उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करके है ना 2-3 साल, 4 साल, 5 साल अपना टाइम देने के बाद भी उनका प्रीलिम्स तक नहीं निकला होगा, जिनका यूपीएससी परीक्षा का प्रीलिम्स तक नहीं निकला होगा, वो लोग बीपीएससी में बैठे होंगे, इस बार परीक्षा दे रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, प्रीलिम्स निकलना किस्मत की बात है, और उस समय परीक्षा पेपर में क्या परफॉर्मेंस उस पर निर्भर करता है। लेकिन आप सोचो उनकी तैयारी किस लेवल की है, जिसने 4 साल 6 साल है ना मुखर्जी नगर में तैयारी किया यूपीएससी, उसकी तैयारी का लेवल कैसा होगा। आप सोचो कैसी कैसी तैयारी होंगी उनकी। जैसे पटना में कई जगह पे, अभी मैं पटना में मैंने क्लासेस लिया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो जब मैं पटना में बच्चों को पढ़ा रहा था वहां पर, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी आगे लेवल तक हैं। तो मैं आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको मैं गंभीरता बता रहा हूं कि ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और किस लेवल का कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, जीत की होनी चाहिए। आपकी तैयारी जीत की होनी चाहिए, मतलब आप गांठ बांध लो कि आपको निकालना है तो निकालना है। और एक चीज याद रखना, जो मैंने पहले क्लास से मैं बोलता आ रहा हूं, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे और ये भी डिटरमाइन करेगा किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा। अब आप मान लो कि मैंने पिछले बार बताया था कि 68, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 20 से 25, 20 to 25 सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस है। 20 से 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है ना। किसी का सिलेक्शन हो सकता है, किसी कोई बाहर हो सकता है। देखो आप, मैं बता रहा हूं 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब लोग करके आते हैं। कहां वो कमजोर पड़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, विज्ञान प्रौद्योगिकी पे। अगर आपने ये 4 विषय के साथ में साइंस टेक भी कर लिया तो आपका एडवांटेज ज्यादा होगा, आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अंक लाओगे, आप आगे निकलोगे। ठीक है, आप क्वालिफाई करोगे, आप आगे निकल जाओगे और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। एक बात और, फिर मैं टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं। मैंने ये भी बताया कि साइंस टेक करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है 20 से 25 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना। जिसने इसको कर लिया उसको एडवांटेज मिलना ही मिलना है। और मैंने ये भी बताया था, एक चीज क्या है, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, और दूसरी बात क्या है, करंट अफेयर्स, करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने पहले के सेशन बता चुका हूं मैं, स्पेस, अंतरिक्ष, डिफेंस, रक्षा, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई। मैंने पुरस्कार के बारे में बताया था, नोबेल प्राइज के बारे में बताया था। अब नोबेल प्राइज आ चुका है, कल मैं नोबेल प्राइज पर चर्चा करूंगा मैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो है अब चर्चा का विषय है। क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, 100% आना है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये पक्का आपका होना ही चाहिए। अब मैं आ रहा हूं पिछले क्लास, लास्ट सेशन जो है, लास्ट सेशन हम लोगों ने अंतरिक्ष है ना, जो है खगोलिकी, विज्ञान के बारे में चर्चा किया था हमने, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का हम लोगों ने चर्चा किया था। और इस संदर्भ में मैंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताया। हम लोगों ने जो चर्चा किया था, एक है इसरो, जो है इसरो के जो मिशंस हैं,
ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है चंद्रयान। ये मैं क्लास में चर्चा कर चुका हूं, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं। चंद्रयान 1, 2, 3 मैंने बताया था, विक्रम लैंडर, रोवर, प्रज्ञा रोवर, है ना, और हम चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने मंगलयान के बारे में बताया था, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, इसके बारे में मैंने बताया। 2014 में मंगलयान कहां तक पहुंचा? लाल ग्रह, रेड प्लैनेट, मार्स में पहुंचा। फिर मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्ययान, आदित्य, L1 लैग्रांज पॉइंट 1, सूर्ययान के बारे में, स्टडी ऑफ सन। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जहां पर हमारी क्लास एंड हुई थी लास्ट टाइम, गगनयान, मानव मिशन, है ना, उसकी तैयारी पूरे जोर से हो रही है। तो इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये गगनयान के बारे में चर्चा किया, है ना, जो कि भारतीय मानव मिशन है। ये सारे टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बताया था कि आने वाले वक्त में 2035 में भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सारी चीजें चर्चा में हमेशा बना रहता है। इट इज ऑलवेज देयर इन द न्यूज अबाउट ऑल सच काइंड ऑफ मिशन। So anything which comes in space, science and technology would be very very important for the exam, और इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ठीक है, कैरी ऑन फर्दर, मैं दूसरा नेक्स्ट में आता हूं। मैं अब क्या चीज याद रखना है, कई ऐसे अंतरिक्ष मिशन जो है, केवल भारत का ही नहीं, भारत का तो मैंने बताया, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे है, पिछले 1 वर्ष में या 2 वर्षों में चर्चा में रहा है, ऐसे टॉपिक को तैयार करके जाना है। अब मैं इसमें कुछ अहम मिशन के बारे में, जो है महत्वपूर्ण, जो है इंपॉर्टेंट, राइट, इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जो है, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे है, कुछ ऐसे मिशंस हैं जो हो चुका है और कुछ चल रहे हैं अभी, और कुछ आने वाले वक्त में होगा, फ्यूचर में होगा। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन आता है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी। पहला पार्ट होता है ज्योग्राफी, कि आपको ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन डायरेक्ट सौर मंडल पे, सोलर सिस्टम पे आ सकता है। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू सोलर सिस्टम पे आ सकता है। तो ज्योग्राफी में जो कुछ भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, जो सर ने आप लोगों को ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ाया है, और वहां आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हो, ब्रह्मांड के बारे में, उसको पढ़ के जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा कहना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां आता है? मिशंस के बारे में, अलग अलग जो मिशंस हैं उसके बारे में। तो अलग अलग मिशन के तौर पे अब जो यहां पर है, जैसे सौर मंडल आपको पता है, सूर्य और 8 ग्रह और भी बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स, है ना, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, धूमकेतु, कॉमेट, मेटेरॉइड, उल्कापिंड, तमाम चीजें आती है। तो हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में जो जो अलग अलग मिशन चल रहे हैं, है ना, उसके बारे में जानकारी। तो लेट्स गो इनटू वन बाय वन, क्या क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर जो पहला आता है, अगर हम नासा की बात करें, अमेरिकी स्पेस एजेंसी, नासा के मिशन की बात हम करें, ठीक है, और टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, वन बाय वन हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो है, फर्स्ट जो है, सूर्य के अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा है, पार्कर प्रोब। क्या नाम है? पार्कर, मैं लिख देता हूं यहां पर, पार्कर प्रोब।
स्टडी ऑफ सन, जिस प्रकार से हमारा आदित्य L1 स्टडी कर रहा है सूर्य का, सूर्य के कोरोना का और सौर ज्वार, सोलर विंड, वैसे ही आदित्य, जैसे ही उसी तरह पे नासा का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए, वो है पार्कर प्रोब। और ये ऐसा प्रोब है, ये ऐसा अंतरिक्ष यान है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसक्राफ्ट, जो सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा है। इट इज द स्पेसक्राफ्ट व्हिच हैज रीच्ड क्लोजेस्ट टू द सन, इट हैज अ रेंडवू विद द सन। अब तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है, और सारी जानकारी नासा को मिल रहा है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को मिल रहा है। तो पहला यहां पर है पार्कर प्रोब, स्टडी ऑफ सन। जो कुछ भी मैं करा रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स को करके जाना है ना कहीं क्वेश्चन होगा। और पार्कर प्रोब अभी पिछले 1 साल में चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन ये पहले कई 3-4 साल से न्यूज में है। क्या है? ये अंतरिक्ष यान है जो सन के क्लोज, सूर्य के क्लोज पहुंचा है। अब सोचो कि कितना, कैसा उसका टेक्नोलॉजी होगा, कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना। लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान को के बाद भी उसका जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो खराब नहीं हो रहा है। कैमरा वगैरह जो है सारा स्टडी कर रहा है, सारी जानकारी मिल रहा है। और जैसे हमारा आदित्य मिशन में L1 लग्रांज पॉइंट, क्या है लग्रांज पॉइंट? सूर्य और पृथ्वी के आधार पर देखें तो L1 पॉइंट जो है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे L1 पॉइंट है, जहां हमने एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट में आदित्य को रखा है। ठीक है, जैसे सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है, उसी तर्ज पे नासा और ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत पहले से जो चल रहा प्रोग्राम है, सोहो बोलते हैं, सोहो। इसका फुल फॉर्म है सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। याद रखना, ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला है पार्कर प्रोब, जो सूर्य के करीब गया, नासा का मिशन है। अब हम लोग यहां क्या बात कर रहे हैं? जैसे हमारा आदित्य L1 मिशन है सूर्य के अध्ययन के लिए, उसी तर्ज पे नासा और ESA, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, और यूरोप का जो है ESA का सोहो मिशन है। कहां पर है? L1 पॉइंट पे, लग्रांज पॉइंट 1। कितनी दूरी पे लग्रांज पॉइंट 1 है? पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे सोहो मिशन। ये ऑनगोइंग मिशन है, सोहो जो है पहले से चल रहा है, ये इसको L1 पॉइंट पे रखा गया है, ये ऑलरेडी चल रहा है मिशन, वहां हेलो ऑर्बिट पे रखा गया है। और दूसरे हेलो ऑर्बिट में इंडिया का आदित्य मिशन है, इसरो का आदित्य L1 मिशन है। L1 में एक ऑर्बिट पे सोहो चल रहा है, पहले से चल रहा है। अब ये कहो कि पहला ऐसा मिशन है, और दूसरे ऑर्बिट पे, उसी पॉइंट पे L1 पे, दूसरे ऑर्बिट पे हमारा आदित्य L1 मिशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं डायग्राम बताता हूं, मैं जिससे और क्लियर होगा। ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, आवर अर्थ। ठीक है, L1 यहां पर है, कितनी दूरी है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, पहले से कौन सा मिशन चल रहा है? सोहो। यहां एक ऑर्बिट है, ये इस तरह का हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। यहां पे कौन सा मिशन चल रहा है? यहां पे जो अंतरिक्ष यान है, जो कि किसका अध्ययन कर रहा है? सूर्य का अध्ययन कर रहा है। सौर ज्वार, सौर के कोरोना, ये तमाम अध्ययन, ये है सोहो, जो कि नासा और ESA का मिशन है, पहले से चल रहा है। इंडिया इज द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का 3रा ऐसा देश है, मतलब आप समझो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ को अगर एक मान ले तो नासा अमेरिका, यूरोप दूसरा, तीसरे स्थान पे भारत है, जो कि L1 तक में सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान को भेजा है। तो
हमारा जो दूसरा जो है, इसी जगह पे, इसी L1 के पास एक और ऑर्बिट है जहां पर आदित्य है। पॉइंट वही है, ऑर्बिट अलग अलग है ना। सूर्ययान, सूर्य के अध्ययन के लिए इसे मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम से आपको क्लियर होगा। वही पॉइंट वही है जहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम, संतुलन। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। तो जहां उसके आसपास एक ऐसा ऑर्बिट होता है, हेलो ऑर्बिट बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट होता है, वहां पर कोई भी ऐसा अंतरिक्षयान घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। तो इस जगह पे जो है इसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। 3 डायमेंशनल ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। अगर ये भी परीक्षा में आ गया कि हेलो ऑर्बिट क्या होता है या हेलो ऑर्बिट किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो इसको याद रखना है L1 पॉइंट। और मैंने क्लास में बताया 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं, है ना। अगर देखा जाए किसी भी 2 खगोल पिंड, 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में 5 कैसे होते हैं, लैग्रांज पॉइंट होते हैं। एक तो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, दूसरा L2 है, ठीक इक्वल दूरी पे कहा है, पृथ्वी के पीछे है। L3 सूर्य के पीछे आता है, L3 तीसरा पॉइंट। L4 आगे यहां आता है और L5 पीछे यहां आता है। ये मैंने सूर्य और पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट बताया। कोई भी खगोल पिंड, एनी सेलेस्टियल बॉडीज, ये 5 ऐसे लैग्रांज पॉइंट होते हैं। सन और पृथ्वी, सन और अर्थ का भी ऐसे 5 पॉइंट है। तो हेलो ऑर्बिट, वहां पर कोई पॉइंट पे कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पे कोई, है ना, सैटेलाइट को रख दिया, नहीं। उस पॉइंट के आसपास एक ऑर्बिट होता है जिसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट, वहां घूमता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज को ध्यान रखना है कि इंडिया इज द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और पार्कर कहां है? पार्कर यहां पहुंचा है। ये पार्कर है, जो कि पूरा का पूरा नासा के तौर पे बनाया गया। पार्कर, पार्कर क्या है? सैटेलाइट है, अंतरिक्षयान है, जो कि सूर्य के सबसे करीब पहुंचा हुआ है। यानी कि इसके भी ऑर्बिट है, ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्बिट नहीं है। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, अपने कक्षा या ऑर्बिट, है ना। इट इज ऑल्सो गोइंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट, बट इट्स ऑर्बिट इज सच अ वे दैट इट कम्स वेरी नियर टू द सन, सूर्य के बहुत करीब आता है। यानी कि इसके भी अपने ऑर्बिट है, ये जो है ना, इसके भी अपने ऑर्बिट है। जैसे किसी भी ग्रह, प्लैनेट का या कोई भी ऑब्जेक्ट का सूर्य के, है ना, आसपास घूमता है, तो उसका क्या है, सौर मंडल अपने पढ़ा है, ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है। तो पीटर पार्कर नाम स्पाइडरमैन से लिया गया है ना। तो एक नाम आता है ना स्पाइडरमैन, तो ये स्पाइडरमैन नहीं है, लेकिन स्पाइडर जैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, वो नाम है ना पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन आपने मूवी देखा होगा, हॉलीवुड की फिल्म जो है, तो नाम वहां से लगता है। बट अगेन रिमेंबर दैट ये स्पाइडरमैन से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। पार्कर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। पार्कर पेन भी आता है ना, पार्कर पेन। तो पार्कर किसी साइंटिस्ट का नाम पे, ठीक है, वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जो कि सन के स्टडी पे है। आ रही बात समझ में? तो इसको स्पाइडरमैन के साथ जोड़ना नहीं है, राइट। हाँ, याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, अच्छा ठीक है, मैंने स्पाइडरमैन मूवी में पीटर पार्कर नाम मैंने सुना है, तो चलो उसी तरह से याद कर ले। याद करने के लिए आप कोई भी चीज अपने दिमाग में बना के याद कर सकते हो। लेकिन जो पार्कर है, किसी वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम दिया गया है नासा के द्वारा, और इसको स्टडी किया जा रहा है, और सबसे क्लोजेस्ट अभी सन के आसपास है। तो मैंने ये सन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये 3 मिशंस को बताया, ठीक है। ये याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इसका उद्देश्य है? सूर्य का बाहरी कोरोना को स्टडी करना, ठीक है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और वहां से सौर ज्वार निकलता है, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, जो कि पूरे सौर मंडल में जाता है, पृथ्वी तक आता है, और उसके कई ऐसे प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट होता है। मैंने पीछे क्लास में बताया था, आयनोस्फीयर में, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, वो सारे असर होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में वहां प्रॉब्लम आता है, जीपीएस सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। ये सब चीजें आपको मैं बता चुका हूं मैं, राइट। मैं केवल दोहरा रहा हूं पॉइंट्स को वहां पर, राइट। फिर क्या कारण है ये सौर ज्वार का? व्हाट इज द रीजन फॉर सोलर फ्लेयर? कोरोनल मास इजेक्शन, सीएमई कहा जाता है।
ये आप सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है। तो ये जो चीज मैंने बताया है, ये पार्ट जो है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट नासा मिशन आता है ये चीज, पार्कर प्रोब एंड सोहो। सोहो आदित्य जैसा ही है, ठीक है। ये डायग्राम जो मैंने बताया, ये डायग्राम यहां पर है। अब मैं आता हूं दूसरे में, दूसरा जो आपको तैयार करके जाना है नासा मिशन में, नंबर 2, प्लैनेटरी मिशंस, है ना, प्लैनेट के अध्ययन के लिए। तो मंगल, मार्स के कई ऐसे मिशन। तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, तो अगर हम मार्स की बात करें, मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह की हम बात करें, है ना, तो मंगल ग्रह का अगर हम बात करें तो क्या क्या मिशंस हो चुके हैं और क्या क्या ऑनगोइंग है। लेट्स टेक वन बाय वन। पहला आता है नासा का, यहां बहुत इंपॉर्टेंट मिशन, कई बार न्यूज में आता है, मावेन। क्या नाम है? मावेन, ठीक है। मैं इसका फुल फॉर्म लिखता हूं, मार्स है ना एक्सो एटमॉस्फेयर, ये अंग्रेजी फुल फॉर्म है। वोलेटाइल, है ना, मार्स है ना एक्सो एटमॉस्फेरिक वोलेटाइल। यहां पर जो है इसका जो कंपोजिशन है ना, दिस इवोल्यूशन न्यूट्रल कंपोजिशन जो है मावेन, मार्स एटमॉस्फेयर वोलेटाइल इवोल्यूशन जो है, इसका न्यूट्रल कंपोजिशन वहां पर आता है मावेन का जो है। मावेन जो है ये नासा का, और ये क्या है? ऑर्बिटर है। यानी कि मंगल ग्रह, मार्स जो है, मार्स के चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये मावेन है। जैसे भारत का मॉम है मंगलयान, है ना, जैसे भारत का मंगलयान एक तरह सैटेलाइट की तरह चारों ओर घूम रहा है। तो यहां मैंने क्या लिखा है? ऑर्बिटर, लैंडर नहीं है, रोवर नहीं है, ठीक है। ऑर्बिटर की तरह वो चारों ओर घूम रहा है, तो यानी कि ऑर्बिटर मिशन है। इसी तर्ज पे भारत का क्या है? इसी तर्ज पे भारत का मंगलयान है, मॉम है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। जैसे हमारा मंगलयान है वैसे ही मावन है ना, वैसे ही वहां पर मावेन आता है मंगलयान की तरह। तो मार्स एटमॉस्फेरिक वोलेटाइल इवोल्यूशन, है ना, यहां पर आता है, इसका फुल फॉर्म है मार्स, है ना, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक वोलेटाइल इवोल्यूशन, उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना, उसके सतह के बारे में अध्ययन करना। अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं नेक्स्ट जो है, कई बार आप ये नाम पढ़ोगे, क्यूरियोसिटी। फिर मैं एक और नाम में लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इंसाइट, परसिविरेंस। ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये सारे जो है रोवर है, इसको लैंड कराया गया है, ये नासा के रोवर्स है। क्या होता है रोवर? रोबोटिक की तरह होता है ना, ये रोबोटिक्स की तरह काम करता है, जैसे उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। जो कि मार्स की सतह में घूमता है, चलता है, कंट्रोल किया जाता है। क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट नासा का रोवर रहा है, ये भी सारे जो है नासा का है, नासा का रोवर है, जो कि सतह पे चलता है। इनसाइट
क्यूरियोसिटी के बाद इनसाइट को लैंड कराया गया, रोवर को। जैसे चंद्रयान-3 में प्रज्ञान रोवर इसरो का है, वैसे ही नासा का इनसाइट, क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस रोवर है। तो जब मंगलयान पे करने के बाद इनसाइट का काम है मंगल ग्रह के क्रस्ट। अब पता है, मैंने बताया ना सोलर सिस्टम पढ़ के रखना है, सौर मंडल। कोई भी ग्रह क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। पढ़ा है ना? पृथ्वी क्या है? ऊपर पार्ट क्या आता है? क्रस्ट। फिर क्या आता है? मेंटल। फिर सबसे भीतर कौन सा होता है? कोर। तो वैसे ही अन्य ग्रहों का भी है। अदर प्लैनेट ऑल्सो हैव गॉट क्रस्ट, मेंटल, कोर। एंड रेड प्लैनेट मार्स ऑल्सो हैज गॉट आउटर क्रस्ट। और आपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है? क्रस्ट क्या है? डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। किस पे डिवाइड होता है? प्लेट्स पे। पढ़ा है ना? भूकंप क्यों होता है? भूकंप होने का रीजन क्या है? पृथ्वी पे भूकंप होने का एक जो प्रमुख कारण क्या होता है कि जब प्लेट्स जो होते हैं, है ना, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियनिक प्लेट्स, जो मूवमेंट होता है, जो आपने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक, वैगनर का जो थ्योरी रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स, वहीं से कंपन होता है ना, भूकंप वगैरह। तो वैसे ही क्रस्ट, मंगल ग्रह का क्रस्ट, प्लैनेट मार्स का जो क्रस्ट है, उसमें कई प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स का भी मूवमेंट होता है, और उसके टकराने पे, जो सबडक्शन होने पे, तो वहां से भी कंपन निकलता है, मार्स क्वेक। जैसे अर्थ पे अर्थ क्वेक, भूकंप बोलते हैं, तो वैसे मार्स में मार्स क्वेक होता है, यानी कि मंगल कंपन वहां भी होता है। उसको पता लगाने के लिए इनसाइट, क्या नाम है मिशन का? इनसाइट, इनसाइट मिशन, है ना? इनसाइट मिशन वहां पर किया गया। फिर परसेवरेंस, वाटर, जल को खोजना। क्या मंगल में पानी है, जल है? क्या वहां जीवन हो सकता है, लाइफ पॉसिबल हो सकता है? इन तमाम चीजों की खोज के लिए परसेवरेंस, क्या है ये? रोवर है। क्या है ये? रोवर है। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट रोवर्स हैं, जो कि रोबोटिक होता है, जो सतह पे चलता है और उसको पृथ्वी से कंट्रोल किया जाता है। अब सोचो कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है। ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर का पार्ट रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया? मंगलयान किया, ऑर्बिटर है। अब इसरो दूसरा मंगलयान करने जा रहा है। इसरो इज गोइंग टू हैव सेकेंड मंगलयान मिशन, फॉलो ऑन मिशन ऑन मंगलयान। दूसरा मिशन हम करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे मिशन में भी हम लैंडिंग नहीं कराएंगे। जैसे हमने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लास्ट क्लास में मैंने बताया था, चंद्रयान सेकेंड और थर्ड मिशन में हमने लैंडिंग करवाए विक्रम लैंडर के साथ में प्रज्ञान को। मंगल में अभी तक हमारा लैंडिंग के लिए अभी नहीं हुआ है। दूसरा मंगलयान भी क्या होगा? ऑर्बिटर होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अभी हाल ही में चर्चा में क्या रहा है पता है? चर्चा में रहा है चाइना। अब आप देखो चाइना का जो है, चाइना का एजेंसी जो है CAS है, मार्स रोवर। चाइना का भी जो अंतरिक्ष मिशन है, जैसे इंडिया का है वैसे वहां पर भी, और काफी चाइना एडवांस लेवल पे आता है। ये देखो जुरोंग, क्या इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए? जुरोंग। देखो आप, ये है। जैसे अमेरिका ने लैंड कराया है रोवर को, जुरोंग है, चाइनीज रोवर है। कौन से प्लेनेट पे? मार्स में, है कि नहीं? और यहां क्वेश्चन आ सकता है ये चीजें। चाइनीज मार्स मिशन, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस CAS, जैसे भारत का इसरो है वैसा CAS है। जुरोंग यहां पर चाइनाज मार्स मिशन गोइंग स्मूथली चल रहा है अभी। देखो आप, भारत चीन से आगे निकला मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक करके ऑर्बिटर में, जो चाइना फेल हो चुका था। अगर अब चाइना हमसे आगे निकल गया लैंड करके, चाइना ने मंगल पे लैंड कर दिया है और उनका रोवर काम कर रहा है। ठीक है, उनका रोवर जो है काम कर रहा है। तो अब जो मैं पॉइंट पे आ रहा हूं यहां पर रोवर में, क्या नाम है? जुरोंग।
अब ये न्यूज में है, हो सकता है इस बार की बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए जिरोंग के बारे में, है ना। जिरोंग है, JHURONG, ये रोवर है। ये हिंदी में हो गया जिरोंग, राइट। क्वेश्चन आ सकता है वहां पर। और लैंडिंग कर दिया गया है मंगल में और काम भी कर रहा है। तो आपको केवल नासा नहीं, और भी एजेंसीज का देखना है जो चर्चा में न्यूज में रहा है, जहां क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो यहां पर ये चीज, ये मिशन है वहां पर और ये काम कर रहा है ना, ये स्मूथली काम कर रहा है। ये मैं ओपन कर दे रहा हूं आप लोगों को। इंटरनेट का सहायता लेना है, मैं इसलिए बार बार करता हूं क्लास में कि आप गूगल का हेल्प लो। कुछ भी अगर आपको अतिरिक्त जानकारी मिलता है तो उसको करना है। क्या पता ये कई बार हो सकता है करंट अफेयर मैगजीन में नहीं हो और वहां बीपीएससी क्वेश्चन आ जाए। अब चाइनीज एकेडमी का है ना, ये होम पेज है, जैसे इसरो का होम पेज है, नासा का होम पेज है। आपको उसका पर डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको उसका बेसिक चीज पता होना चाहिए। वो कहां मिलेगा? जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो CAS है, जो उसका स्पेस एजेंसी है, उनके वेबसाइट पे मिलेगा। बाकी न्यूज़पेपर मैगजीन में होगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, या जितने भी अखबार होते हैं हिंदी के या अंग्रेजी के, या जितने भी मैगजीन वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह हैं, वहां पर आता है। ये चीज वहां पर है, ये आप देखो तस्वीर है ना। जुरोंग के बारे में क्या लिखा है? चाइना इज ऑन ट्रैक टू लॉन्च, वो हो चुका है, ऑलरेडी लॉन्च करे। और यहां देखो क्या करना है, क्या प्लान है चाइना का। मंगल ग्रह का सॉइल, मृदा और शैल, रॉक सैंपल लिखा हुआ है यहां, रिट्रीव सॉइल एंड रॉक सैंपल बिफोर 2030, 2030 से पहले जो वहां का रॉक सैंपल है या सॉइल सैंपल है उसको रिट्रीव किया जाएगा स्टडी के लिए, है ना। फिर यहां क्या लिखा हुआ है, ये चीज है, ऑर्बिटर और रोवर जो विल कलेक्ट डाटा ऑन द रेड प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, लाल ग्रह मंगल के वायुमंडल का अध्ययन, वहां का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, फिर टेम्परेचर, तापमान, फिर यहां लिखा है लैंडस्केप, जो उसका वहां का भूस्थल है, चीज है। ये सारी चीजों पे अध्ययन किया जाएगा और सैंपल को निकाला जाएगा अगले वर्ष तक में, 2025 तक में रिट्रीव किया जाएगा मंगल ग्रह से, ठीक है। तो ये चीज वहां पर है और फिर इसका स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए अच्छे जो टॉपिक्स है बीपीएससी का, अगर जो टॉपिक्स में इंडिकेट कर रहा हूं ये आप करके जाओगे तो यू विल बी इन मोर एडवांटेज पोजीशन। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहां पर ये चीज है जो जुरोंग मैंने बताया, जो मंगल मिशन। अब मैं आता हूं तीसरा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड बेल्ट। किसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होता है? जुपिटर एंड मार्स के बीच में, है ना। तो मार्स एंड जुपिटर बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षुद्र ग्रह। और उसके लिए क्या क्या मिशन है? तो अब यहां पर जो आता है एस्टेरॉइड बेल्ट के लिए जो है, एस्टेरॉइड जो मिशन जो है, मार्स एंड जुपिटर। और कुछ ऐसे एस्टेरॉइड होते हैं जो पृथ्वी के निकट पहुंच जाते हैं। मैंने पिछले बार बताया था आप लोगों को, है ना, पिछली बार भी बताया था मैंने, गॉड ऑफ केओस बताया था ना, जो चर्चा में जो आने वाले पृथ्वी के करीब। बट जो एक्चुअल एस्टेरॉइड बेल्ट है मैं उसके बारे में बताता हूं। तो उसके लिए जो मिशन आता है, पहला आता है डॉन मिशन।
अब मैं थोड़ी आपको और जानकारी देता हूं। आवर सोलर सिस्टम इज मेड ऑफ नाउ 8 planets and there are dwarf planets. According to NASA, there are 5 dwarf planets. नासा के मुताबिक हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों के साथ साथ 5 बोना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट। क्या होता है ड्वार्फ प्लैनेट? व्हाट इज ड्वार्फ प्लैनेट? बोना ग्रह क्या है? ऐसा खगोल पिंड है जो कि गोलाकार होता है, जैसे ग्रह होते हैं राउंडेड, उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, भार होता है, सब कुछ होता है, क्रस्ट, मेंटल कोर, सब कुछ होता है। केवल एक ही जगह उसका अंतर होता है कि उसका जो रास्ता होता है सूर्य के परिक्रमण, रिवोल्यूशन अराउंड सन, वो जो पाथ होता है, जो उसका पथ होता है, वो स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। यानी कि कई बार वो दो ऐसे जो बॉडीज के जो ऑर्बिट होते हैं उसके बीच से निकल जाता है, जैसे कि प्लूटो का जो पाथ है, रिवोल्यूशन पाथ, वो यूरेनस और नेपच्यून के बीच में इंटरसेप्ट करता है। टकराता नहीं है, आपस में टकराव नहीं होता, लेकिन उसका पाथ जो है, क्लियर पाथ नहीं होने के कारण यूरेनस नेपच्यून की तरफ से निकलता है। लेकिन एक और चीज है, ड्वार्फ प्लैनेट कई बार चंद्रमा भी हो सकता है। प्लूटो का ही मून है सीरस, जो उसके चारों घूम रहा, वो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। और ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉइड भी है, क्षुद्र ग्रह भी। क्या माना जाता है कि ये जो एस्टेरॉइड था पहले एक बहुत बड़ा ग्रह होता था, इट वाज वेरी बिग प्लैनेट, जो कि जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स उसके कारण जो है ब्रेक टूट गया, टुकड़ों में बट गया, जिसको आज हम कहते हैं एस्टेरॉइड वहां पर। तो अब जो डॉन मिशन है यहां पर है, अब जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, लूसी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, लूसी मिशन। ये फ्यूचर मिशन है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में जाके एक ऐसा एस्टेरॉइड है जो कि अब यहां क्या पता किया जा रहा है कि अगर ये एस्टेरॉइड सचमुच में, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है सचमुच में क्या है ना, पास्ट में बहुत बड़ा प्लैनेट था, तो इसका नहीं कहने का मतलब प्लैनेट था तो क्रस्ट, मेंटल कोर होगा, कुछ तो भाग होगा उसका। और अब मैं आपसे पूछता हूं, पृथ्वी का क्रस्ट किससे बना हुआ है? अगर हम प्लैनेट की बात करें, है ना, पहला पार्ट क्रस्ट है, और आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, इसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। इससे बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। फिर उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल किससे बना हुआ है? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मेटल से धातु है। और जो कोर होता है, ये कोर सेंट्रल पार्ट होता है, ये किससे बना होता है? निफे, निकल, आयरन, Fe हो गया आयरन। तो अगर एस्ट्रॉइड, अब समझो ये कॉन्सेप्ट समझो आप, अगर एस्ट्रॉइड जो बेल्ट आज है, एस्ट्रॉइड्स है, क्या ये सच में पहले कोई बहुत बड़ा प्लैनेट का भाग होगा? तो इसका मतलब उसका क्रस्ट भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, कोर भी होना चाहिए, जो कि क्या हो गया? टूट गया, विखंडित हो गया, ब्रोकन अपार्ट। और हो सकता है जो उसका कोर का पार्ट है वो भी टूटने के बाद एस्ट्रॉइड बन के घूम रहा है, जुपिटर और मार्स के बीच में घूम रहा है। क्या है एस्ट्रॉइड? क्या है? रॉकी प्लैनेटॉइड बोलते हैं ना, रॉकी है, रॉक्स से बना हुआ है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहा है। तो अगर वो सच में प्लैनेट रहा होगा, उसका कोर का पार्ट होगा, वो भी ब्रेक किया होगा, तो यानी कि उसके उस एस्ट्रॉइड में, जो हम आज एस्ट्रॉइड बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां निकल और आयरन हो, और ये हमें जानकारी दे सकता है कि सच में उस समय प्लैनेट हुआ रहा होगा। और ये जो एस्ट्रॉइड है लूसी, वो उस समय कोर का पार्ट था, उस प्लैनेट का कोर का पार्ट था।
बात समझ में आ रहा है? तो अभी ये लूसी मिशन है, जो अभी ये भी नासा का मिशन है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखो आप, इसलिए मैं कहता हूं गूगल का यूज करना है, लेकिन उसमें जो काम की चीज है वो पता होना चाहिए, सब कुछ नहीं। अब देखो यहां पे लूसी मिशन, मैं सर्च कर रहा हूं, लूसी मिशन नासा। क्या लिखा हुआ है? लूसी मिशन इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च टू एक्सप्लोर ट्रोजन एस्ट्रॉइड। ट्रोजन जो कि छुपा हुआ होता, दिखता नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रॉय, ट्रॉय स्टोरी जो है, जो घोड़ा बना के देता है, लकड़ी का बड़ा घोड़ा होता है ट्रॉय युद्ध में, और उसके अंदर सैनिक छिपे होते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड, ठीक है। पॉपुलर प्रिमिटिव एस्ट्रॉइड, क्या लिखा है? प्रिमिटिव एस्ट्रॉइड। प्रिमिटिव मतलब पहले का, पूर्व एस्ट्रॉइड जो है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, ये देखो लूसी, और ये ऐसा एस्ट्रॉइड है जो जुपिटर के करीब है। कहां है एस्ट्रॉइड बेल्ट? जुपिटर और मार्स के बीच में। तो कुछ एस्ट्रॉइड होंगे जुपिटर के करीब, कुछ होंगे मार्स के करीब, कुछ होंगे बीच में होंगे। और कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी करीब आ जाते हैं, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, राइट। तो ये जुपिटर के पास में लिखा हुआ है द फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड, राइट। ठीक है, यहां पर ये चीज लूसी यहां पर दिया है। लूसी विल एक्सप्लोर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स। 3 एस्ट्रॉइड से गुजरेगा, सोलर सिस्टम का मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। 8 ट्रोजन एस्ट्रॉइड को स्टडी करेगा, जो कि जुपिटर के चारों ओर भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काट रहा है। ऐसे 8 ट्रोजन एस्ट्रॉइड है, उसको खोजेगा। अब आप देखो कब की है लॉन्च, कब है, कब हुआ? 2021 में। मैंने क्या बताया, 1 ईयर करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे मिशन है जो ऑनगोइंग मिशन है, जो लगातार चल रहा है, और उसके बेसिस क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। देयर कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, इट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, डेफिनेटली इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। सो मैं इसीलिए सारे पॉइंट्स को रख रहा हूं मैं, एंड यू विल फाइंड दिस वन, यहां पर ये चीज है, राइट। एक और चीज है जो मैंने कई बार क्लास में बताया भी है, एक और एस्ट्रॉइड के साथ जुड़ा हुआ है जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड को, ओसिरिस रेक्स। क्या नाम है? ओसिरिस रेक्स। ये भी नासा का मिशन है। ये क्या चीज है? नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, पृथ्वी के निकट जो एस्ट्रॉइड आता है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, पेरिस के आईफिल टावर के बड़ा ये एस्ट्रॉइड है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। इसका नाम है बेनू, BENNU, बेनू। क्या नाम है? पृथ्वी के निकट ये एस्ट्रॉइड है, क्या नाम है इसका? बेनू, ठीक है। ये चर्चा का विषय रहा है, ओसिरिस रेक्स नासा का, आईफिल टावर जैसा बड़ा एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी के निकट में, नियर टू द अर्थ। बेनू नाम है एस्ट्रॉइड का। क्या किया है ओसिरिस रेक्स? बेनू में पहुंचकर, लैंड करके, बेनू का सैंपल लेके वापस पृथ्वी पर लौटा है। इज अ सैंपल रिटर्न मिशन ऑफ व्हाट? एस्ट्रॉइड। ये फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है, सैंपल रिटर्न मिशन है। पहले नासा ने लैंड करवाया, ठीक है, पहले नासा ने बेनू पर लैंड करवाया, फिर वहां से सैंपल को लिया, एक्सट्रैक्ट किया एस्ट्रॉइड का, और फिर ये ओसिरिस रेक्स वापस पृथ्वी पर लौटा, रिटर्न बैक टू द अर्थ, ताकि साइंटिस्ट जो उसका एस्ट्रॉइड का सैंपल है उससे स्टडी कर सके। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर? वैज्ञानिक क्या पता लगाना चाह रहा है? वैज्ञानिक ये पता लगाना चाह रहा है कि क्या पृथ्वी पे जीवन का विकास, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ,
इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, क्या ये पृथ्वी के बाहर से? क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहली बार कुछ ऐसी चीजें पृथ्वी में, अर्ली अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ, वो एस्ट्रॉयड या कॉमेट से ट्रांसफर हुआ, और एस्ट्रॉयड कॉमेट से ट्रांसफर होने के बाद दैट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिससे जीवन का उद्विकास हुआ? क्या कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, प्रिमिटिव अर्थ, जब अर्थ बना था उस टाइम के शुरुआत के तौर पे, तो जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ, हो सकता कुछ ऐसे सैंपल एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण हुआ होगा या कॉमेट के गिरने के कारण हुआ होगा, और उसी सैंपल से धीरे धीरे पहला सेल बैक्टीरिया बना, फिर अदर लाइफ इवॉल्व, उसको पता लगाना। थ्योरी ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो पहला ऐसा मिशन है जो बेनू एस्ट्रॉयड का सैंपल लेके वापस लौटा है, ऑसिरिस रेक्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने क्या बताया क्लास में पिछले बार कि अभी जो चर्चा का विषय है कि एक ऐसा एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी पे गिर सकता है, बड़े साइज का है, गॉड ऑफ केओस। करंट अफेयर्स को ऐसे कॉन्सेप्ट से लिंक करना है। एपोफिस, एपेप, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, व्हेन आई वाज इन देवघर में मैंने फिजिकल क्लास लिया, तो ऑफलाइन क्लास मैंने लिया, तो वहां पर मैंने एपेप या एपोफिस के बारे में बताया। ये चीज है ना, गॉड ऑफ केओस, 1210 फुट वाइड नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, पहली बार खोज 2004 में हुई। एक्सपेक्टेड टू फ्लाई बाय आवर प्लैनेट ऑन फ्राइडे 13 अप्रैल 2029, 13 अप्रैल 2029 में ये पृथ्वी के बहुत करीब आएगा, वेरी क्लोज टू द अर्थ। क्या लिखा है? द मैसिव स्पेस रॉक विच अप्रोच अर्थ वंस एवरी 7500 ईयर्स, 7500 में वर्ष में एक बार ये एपोफिस पहुंचता है पृथ्वी के निकट, ठीक है। अर्न इट्स नेम फ्रॉम द डेमन सर्पेंट इन एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी। इजिप्शियन माइथोलॉजी में, एंशिएंट माइथोलॉजी में एक राक्षस सांप जैसा होता है, डेमन सर्पेंट, एपोफिस, उसके नाम पे। और ये इसका जो पाथ है, इलिप्टिकल पाथ, काफी एसेंट्रिक है। अब सोचो, वो करीब आने के बाद फिर वो इतना दूर चला जाता है, 7500 ईयर्स, फिर वो करीब आता है। उसका अब सोचो कि रिवोल्यूशन पाथ कितना बड़ा होगा। सोलर सिस्टम डज नॉट मीन दैट ओनली सन एंड द प्लैनेट्स एंड ऑल दिस। सोलर सिस्टम का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक, राइट। तो ये चीज यहां पर है, गॉड ऑफ केओस, ग्रीक में भी आता है इसका नाम, और इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी आता है, ये चीज है। डेमन सर्पेंट है ना, इसको कहा जाता है ग्रीक मैथोलॉजी में, राइट। तो वहां पर से इंस्पायर किया गया है ये जो नाम है एपोफिस। अभी इसके लिए कोई मिशन नहीं है, उसको नजर रखा जा रहा है, 2029 में आएगा। और कौन से डेट पे आएगा? अभी आप देखो कौन सा डेट है इसका, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 5 साल बाद 13 अप्रैल। कयामत कयामत, राइट। केओस, 7500 साल के बाद ये एपोफिस हमारे करीब आएगा, नजर रखा जा रहा है, ठीक है, कि कहीं ये एक्सीडेंटली टकराए नहीं,
ये जो डेमन सर्पेंट एपोफिस है कयामत का कारण ना बने। करेक्ट। तो दैट इज व्हाट द दिस थिंग। तो ये मैंने कई चीजों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे जो मिशंस हैं इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आता हूं। ये मैंने एस्ट्रॉइड के लिए बताया मिशन जो है, ठीक है, मार्स, देन वी हैव गॉन टू एस्ट्रॉइड, नाउ आई एम कमिंग टू जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विथ मेनी मून्स। इसमें कुछ बड़े बड़े चंद्रमा है, इतने बड़े बड़े चंद्रमा जो कि पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है। तो जुपिटर के लिए पहला जो मिशन आता है जूनो। जूनो स्पेसक्राफ्ट क्या है? ये ऑर्बिटर मिशन है, जुपिटर को ऑर्बिट करता हुआ, जैसे मंगलयान ऑर्बिटर है, मार्विन ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर मिशन। आपको पता है जुपिटर में एक ये लाल रंग का आई है, रेड आई भी है, रेड स्पॉट, राइट। क्या है? स्टॉर्म, तूफान। ऐसा तूफान जो कि हमारे पृथ्वी के कई, हम भयंकर तूफान भी ले लें उससे 1000 गुना ज्यादा, ऐसा वो सेंटर है स्टॉर्म्स। पैर जुपिटर, लाल डॉट दिखता है। अब जो जूनो है, जूनो ऑर्बिटर है, जूनो इज ऑर्बिटर, ये जूनो है। स्टडी ऑफ जुपिटर, इंटीरियर ऑफ जुपिटर, जुपिटर के अंदर। इसमें जो कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स है, पेनिट्रेट डीप इनटू द जुपिटर, अंदर सरफेस, सतह का अध्ययन करना, मैपिंग करना, मानचित्रीकरण करना, एंड नॉट ओनली मैपिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ द जुपिटर, एटमॉस्फेरिक स्टडी, वायुमंडल का अध्ययन करना, कई तरह की जानकारी इकट्ठा करना। जुपिटर का बहुत बड़ा प्लैनेट, बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और जैसा प्लैनेट का क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और कोर किससे बना होता है? आयरन एंड निकल। आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ोगे, आयरन, निकल, कोबाल्ट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स, एलिमेंट्स, फेरोमैग्नेटिक, चुंबकीय। जुपिटर का जैसे पृथ्वी पे है जियो मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जुपिटर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्फेयर का अध्ययन करना। नासा का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जूनो, ऑर्बिटर मिशन, राइट। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं, वोयाजर, वोयाजर 1, वोयाजर 2, सत्तर के दशक में नासा ने ये फ्लाई बाय मिशन था। क्या था? फ्लाई बाय, ऑर्बिटर मिशन नहीं था, फ्लाई बाय मिशन था ये, जो कि जुपिटर को फ्लाई बाय किया, मतलब वहां रुका नहीं, जाते 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 स्टडी करता रहा,
फ्लाई बाय मिशन में तो ये होता है, उसकी जो ऑर्बिट है यानी बहुत लंबा ऑर्बिट था, तो उसका जो फ्लाई बाय जो है क्रॉस करना, तो क्रॉस करते वक्त उसको जुपिटर को जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे किसका, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का स्टडी किया। आज जो ज्योग्राफी की किताब में सोलर सिस्टम में आप जुपिटर के बारे में जो पढ़ते हो वो जानकारी हमें वॉयेजर 1 और 2 से मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्टडी ऑफ राइट आउटर एजेस ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का बाहरी भाग का अध्ययन करना। लेकिन जब वो क्रॉस कर रहा था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सारा अध्ययन करते हुए गए। और अब वॉयेजर 1 जो है हमारे सौर मंडल को क्रॉस कर दिया। वेयर इज राइट नाउ वॉयेजर 1, नॉट इन आवर सोलर सिस्टम, क्रॉस कर गया। इसको बोलते हैं इंटरस्टेलर। क्या कहा जाता है, अब वॉयेजर 1 कहां चला गया, इंटरस्टेलर चला गया। हमारा स्टार क्या है, सन, और जो हमारे नेबरिंग स्टार जो है, तो नेबरिंग स्टार जो हमारे सन के बीच का जो जगह है इंटरस्टेलर, वहां वॉयेजर जा रहा। मतलब वॉयेजर अपना रास्ता बना जाते 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 पूरा सौर मंडल को क्रॉस कर गया। इट हैज क्रॉस द सोलर सिस्टम, दूसरे सोलर सिस्टम की तरफ चला गया। ऐसा जबरदस्त मिशन था ये वॉयेजर 2 भी जो है, आउटर एजेस ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। तो वहां पर अब जो मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मून है जुपिटर का, यूरोपा। क्या नाम है मून का, यूरोपा। क्लिपर, क्या नाम है मिशन का, यूरोपा क्लीपर, क्लीपर, ठीक है, क्लीपर। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो चर्चा में, करंट न्यूज में। तो यूरोपा क्लीपर जो है टू स्टडी, क्या है यूरोपा, लार्जेस्ट मून, चंद्रमा किसका है, जुपिटर का। टू स्टडी लार्ज मून ऑफ जुपिटर, दैट इज अ यूरोपा। यूरोपा, आयो, गैनीमेड, जुपिटर के 50 से अधिक चंद्रमा है, उसमें से जो बड़े चंद्रमा में आता है यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, आयो। मैंने इसीलिए बार बार बोला कि सोलर सिस्टम पढ़ के आना है, ज्योग्राफी सोलर सिस्टम पढ़ा होना चाहिए एकदम थॉरोली, क्वेश्चन पक्का आएगा। गैनीमेड, फिर यूरोपा, देन कैलिस्टो, आयो, ये सब जुपिटर के बड़े मून्स हैं, दे आर द लार्जेस्ट मून्स, द लार्ज मून्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर का बहुत सारे चंद्रमा है, ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे बड़े चंद्रमा में आता है, उसी में से एक है यूरोपा। उसके लिए कौन सा मिशन है, क्लिपर। क्या नाम है मिशन का, क्लिपर। और यूरोपा क्लिपर क्या करने वाला है, केवल यूरोपा का स्टडी नहीं, यूरोपा का एटमॉस्फेयर भी है। और यूरोपा की बात यह है, ओशियंस है। क्या है, ओशियंस। जैसे अर्थ में ओशियंस है, वैसे यूरोपा में भी ओशियंस है। क्या पता, प्रेजेंस ऑफ लाइफ।
कहा जाता है ना कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुआ था, समुद्र में हुआ था। इवन अर्थ में लाइफ ओरिजिनेटेड वेयर, वाटर, है ना। ये कहा जाता है ना कि पहला जीवन कहाँ हुआ था, जल में उत्पन्न हुआ था, ओशियंस। तो हो सकता है वहां पर। तो ये चीज जो यूरोपा जो है, इट कंटेन्स व्हाट, ओशियंस। उसकी एटमॉस्फेयर है, ओशियंस है, जैसे अर्थ का होता है। उसके लिए क्लिपर मिशन है। अब देखो, अब ये है चर्चा में। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, करंट अफेयर्स शुड बी ऑलवेज लिंक बैक टू द बेसिक कॉन्सेप्ट। जब तक आपका बेसिक चीजें नहीं क्लियर होगा, आप कोई चीज नहीं जानते तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये चीज है। देखो क्या लिखा है, नासा यूरोपा क्लिपर विल कंडक्ट डिटेल्ड रिकॉनेसेंस ऑफ जुपिटर्स मून यूरोपा एंड इन्वेस्टिगेट वेदर द आईसी मून कुड हैव कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ। क्या वहां पर जीवन का पॉसिबिलिटी हो सकता है, जीवन की खोज। दैट द क्लिपर विल डू। इंपॉर्टेंट। जूनो में तो ऑर्बिटर है, ये भी जाकर स्टडी करेगा। ये लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम नहीं है, बट जुपिटर के बड़े चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा, राइट। तो ये चीज यहां पर आता है। तो लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। मिशन है। अब मैं आता हूं अगला प्लेनेट जो आपको पता है, नेक्स्ट प्लेनेट जो है, ये मैंने जुपिटर के बारे में बताया। नाउ आई एम कमिंग टू फिफ्थ नंबर, पांचवा नंबर, सैटर्न, शनि। और आपको पता है सैटर्न में रिंग्स है। ये आपको डायग्राम पता है, सैटर्न में रिंग्स है। व्हाट इज द रिंग्स मेड ऑफ? रिंग्स क्या है? रॉक्स एंड गैस एंड डस्ट से बना हुआ है। और सैटर्न का एक और बहुत बड़ी बात क्या है, इसके भी मून्स है। सैटर्न के भी बहुत सारे मून्स हैं, चंद्रमाएं हैं। 50 से ज्यादा वहां भी चंद्रमाएं हैं। और वहां एक चंद्रमा आता है टाइटन। मून ऑफ सैटर्न है टाइटन, बहुत बड़ा चंद्रमा है। तो अब जो मैं मिशन बता रहा हूं, अब यहां जो मिशन आता है, यहां पर था विच इज ऑलरेडी एंडेड, है ना। अब एंड हो चुका, कैसिनी। कैसिनी मिशन, कैसिनी ह्यूजेंस, अब ये एंड हो चुका है, और इट इज एंडेड। ये जॉइंट मिशन था नासा और ईएसए का, टू स्टडी सैटर्न, रिंग्स ऑफ सैटर्न, है ना। शनि ग्रह को अध्ययन करने और उसके रिंग्स और उसके वायुमंडल और बाकी तमाम जानकारी को इकट्ठा करने के लिए कैसिनी ह्यूजन मिशन था, जो कि अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, नाउ इज ओवर। जो कि नासा ईएसए का जॉइंट मिशन था, राइट। अब जाके नासा इज अगेन गेटिंग बैक टू सैटर्न, न्यू मिशन। ये तो एंड हो चुका है। और टाइटन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है, टाइटन। अगेन लाइफ एंड वाटर, एवरीथिंग जो यहां पर। अब आप देखो यहां पर, अगर मैं टाइटन की बात करूं, नासा मिशन जो है, ये सारे चीजें जो ऐसे मिशंस हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। सही है, ये एंड हो चुका है। कैसिनी ह्यूजेंस इज नाउ ओवर। जुलाई 1, 2004 कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अब खत्म हो चुका है, क्रैश कर दिया गया उसमें,
है ना, आपको मिल जाएगा ऐसे जो है। अब ये खत्म हो चुका है, 2010 में स्टार्ट हुआ था, अब इसको कंप्लीट हो चुका है। JPL एक लैब है, सेंटर है नासा का, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, उसके द्वारा बनाया गया था। ये है, इट इज एंडेड द मिशन, ठीक है, दिस हैज ऑलरेडी बीन एंडेड हियर, ठीक है। अभी यहां पर ये चीज है, अब अगला जो है TSSM है, अगला जो मिशन होता है TSSM। अगेन ये ज्वाइंट मिशन है, TSSM क्या है? ऑर्बिटर टू टाइटन एक्सप्लोरेशन प्रोब होगा, टाइटन को एक्सप्लोर किया जाएगा। हॉट एयर बलून मोंटगोल्फियर टाइप, एंड दैट विल फ्लोट इन द टाइटन्स क्लाउड। टाइटन के क्लाउड में ये हॉट एयर बलून जो है फ्लोट करे, जैसे पृथ्वी पे हम वायुमंडल के अध्ययन के लिए हॉट एयर बलून का यूज करते हैं, तो वैसे ही नासा इसमें हॉट एयर बलून टाइटन के एटमॉस्फेयर में गिराएगा जो कि चंद्रमा है, एंड दैट विल स्प्लैश डाउन ऑन वन ऑफ इट्स मीथेन सीज। और वहां के समुद्र है जो मीथेन से बना हुआ है, उस पर वो फिर हॉट एयर बलून को गिराया जाएगा। तो ये जो मिशन है टाइटन सैटर्न सिस्टम मिशन है ना, टाइटन सैटर्न सिस्टम मिशन है ना, ये चीज है, ये चीज है यहाँ पर। अब इस पे काम चल रहा है ना, इस पे काम चल रहा है। अब ये इस पे ऑलरेडी वर्क इज गोइंग ऑन, इस पे सारा काम हो रहा है। ऐसा ऐसा बलून होगा, दिस टाइप बलून होगा, ये ऑर्बिटर होगा, और फिर ये अब देखो, अब ये इसके सी है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी फॉर सैंपल एंसेलेडस प्लूम्स है, ये जो प्लूम निकल रहा है जो है ना, हॉट गैस का जो प्लूम निकलता है उसका अध्ययन किया जाएगा यहाँ जो है TSSM का जो है। तो ऐसे जो नए मिशन जो है, ये तो एंड हो चुका है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। और अगला जो अभी क्या चल रहे वाला फ्यूचर में TSSM, टाइटन सैटर्न सिस्टम मिशन। क्या होगा इसमें? ये भी नासा और ESA का है, और इसमें क्या होगा? इसमें ऑर्बिटर होगा टू टाइटन। क्या है टाइटन? मून ऑफ विच प्लैनेट? सैटर्न। और इसमें क्या होगा? हॉट एयर बलून होगा। एटमॉस्फेयर स्टडी किया जाएगा, और उसके जो मिथेन सी है, सी जो कि मिथेन से बना हुआ है, उस पर ये हॉट एयर बलून को गिरा दिया जाएगा। पहले ऑर्बिटर होगा, फिर हॉट एयर बलून को डिप्लॉय करेगा उसके एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर स्टडी होगा टाइटन का, और फिर टाइटन के जो मिथेन सी है, सी मेड ऑफ मिथेन गैस, मिथेन, वहां ड्रॉप कर दिया जाएगा, और उसके इंस्ट्रूमेंट जो है पूरा टाइटन को स्टडी करेगा, TSSM। ठीक है, तो आपको फैक्ट्स को पता होना चाहिए, फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी ऐसे एक्सप्लोरेशन मिशन है वो पता होना चाहिए, एंड दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और केवल ये BPSC की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, UPSC एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो दिस इज अ सैटर्न के बारे में मैंने बताया। नाउ लेट्स गो टू द प्लूटो, डॉर्क प्लैनेट के बारे में। प्लूटो, अगर हम नेपच्यून और यूरेनस की बात करें, अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर फिर नेपच्यून और यूरेनस का क्या हुआ? उसके लिए पायोनियर मिशन था, मैं लिख देता हूं। नेपच्यून और उसके लिए जो है यहां पर जो था, अगर हम नेपच्यून और यूरेनस की बात करें तो मैं यहां पर दो मिशन का नाम मैं मेंशन करूंगा। एक हो गया वॉयेजर मिशन हो गया, जो कि फ्लाई बाय मिशन था, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, तो उसने नेपच्यून और यूरेनस को भी स्टडी किया। और दूसरा जो है मिशन आता है वो है पायोनियर मिशन है, 11 एंड पायोनियर 12। ये दोनों की मैं बात कर रहा हूं, बोथ नेपच्यून यूरेनस का,
है ना, दोनों के विषय में यहां पर है। तो पायोनियर 11, 12 जो है, और ये दोनों नासा का मिशन था। जो उसके बारे में अध्ययन किया है, जो हमारे आज ज्योग्राफी के बुक में सोलर सिस्टम में जो जानकारी मिलता है, ऐसे मिशन से है। अब मैं जो ड्वार्फ प्लैनेट, पहले प्लैनेट था बट नाउ ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। प्लूटो जो है आप पढ़ोगे सोलर सिस्टम में, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज ब्रॉट इन ड्वार्फ प्लैनेट। अभी भी डिबेट चल रहा है कि क्या एग्जैक्टली ड्वार्फ प्लैनेट रखना चाहिए या इसको वापस 9th प्लैनेट का दर्जा देना चाहिए। इस पर अभी भी कंट्रोवर्सी बना हुआ है। लेकिन पहले नवा ग्रह था, उसको बौना ग्रह में ला दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट ला दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट मानना है कि इसको वापस प्लैनेट का दर्जा मिल जाना चाहिए। अब प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट है, ये जो है क्यूपर बेल्ट में, यहां जो बेल्ट है इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। ये आइसी कोल्ड रीजन है, यानी कि नेपच्यून यूरेनस के बाद जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, फ्रोजन आइसी कोल्ड, इसको बोलते हैं क्यूपर बॉल बेल्ट, है ना। इसको क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद का जो पार्ट है जहां पर प्लूटो है, उस बेल्ट को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, आइसी कोल्ड जोन है। अब नासा का मानना है कि देयर आर अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स इन वेयर क्यूपर बेल्ट। तो एक तो प्लूटो है यहां पर है, ठीक है। और अभी ये कहा जाता है कि इसमें अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स भी है, जैसे प्लूटो है वैसे ही इसमें अन्य बौना ग्रह भी है, जो कि प्लूटो के साथ साथ अन्य स्थान पे क्यूपर बेल्ट में ही पाया जाता है। उसमें दो नाम आते हैं, ह्यूमिया एंड मेकमेक, HUMEA, ह्यूमिया एंड मेकमेक। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है, दो और ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट, ह्यूमिया और मेकमेक। कहां है ये सब? क्यूपर बेल्ट में। अब मैं जो मिशन का नाम बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, न्यू होराइजन। नासा का मिशन है न्यू होराइजन, ऑलरेडी इसको कर दिया गया। तो पहले न्यू होराइजन क्या किया? प्लूटो पहुंचा, प्लूटो को स्टडी किया। अब प्लूटो के बाद फिर वो आगे की ओर बढ़ के क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, केबीओ कहा जाता है। तो न्यू होराइजन की अगर हम बात करें तो न्यू होराइजन जो है, पहले प्लूटो, पहले न्यू होराइजन कहां पहुंचा? प्लूटो पहुंचा। किसका स्टडी किया? प्लूटो को स्टडी किया, प्लूटो के मून को स्टडी किया। उसके बाद ये निकल गया अपने यात्रा पे। तो पहले नासा ने इसको पहुंचाया प्लूटो तक, प्लूटो को स्टडी करने के लिए, उसके मून्स के बारे में। और फिर नासा ने न्यू होराइजन को, है ना, झटका, गिवन एक्सर्ट, उसको ले जाया गया डीपर पार्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट के अंदर बाकी क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट लाइक ह्यूमिया, मेक उसको स्टडी करने के लिए। अब जाके ये क्या है, कहां पर है ये? क्यूपर बेल्ट में। दिस इज कॉल्ड क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट एरिया है। अब जो न्यू होराइजन है कहां निकल चुका है? क्यूपर बेल्ट में। क्या स्टडी करने के लिए? क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, केबीओ। तो पहला क्या था? स्टडी ऑफ प्लूटो,
एंड अब क्या स्टडी कर रहा है? क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, केबीओ। क्या मैंने लिखा है यहां पे बोर्ड पे कि पहला स्टडी क्या है? प्लूटो का। अब वो करने के बाद अभी न्यू होराइजन क्या स्टडी कर रहा है? अन्य ऐसे बॉडीज को, ऐसे खगोल पिंड को, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो कि क्यूपर बेल्ट में, जिसमें दो एग्जांपल आता है, दो ड्वार्फ प्लैनेट है, हुमिया, मेकमेक, और भी हो सकते हैं, और भी संभावनाएं हैं, और भी ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हो सकते हैं, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। उसको स्टडी करने के लिए होराइजन अपनी यात्रा पे निकल चुका है, राइट? न्यू होराइजन अपने यात्रा पे निकल चुका है। पहले प्लूटो को स्टडी करने पर अपने रास्ते पे, अब वो क्यूपर बेल्ट के बाकी ऑब्जेक्ट की स्टडी पे लगा हुआ है। अब जैसे प्लूटो है, प्लूटो के मून्स भी हैं, सोलर सिस्टम, बच्चे सोलर सिस्टम टिप्स में होना चाहिए, हाथों में, और 100% बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा सोलर सिस्टम पे। ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ा है, टिप्स हाथ में होना चाहिए। प्लूटो के मून्स भी हैं, मैं नाम बताता हूं। एक नाम है निक्स, हाइड्रा, ठीक है, और एक और नाम आता है सीरस। सीरस को भी एक तरह का ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, जबकि मून है, बड़े साइज का मून है प्लूटो का। तो केवल न्यू होराइजन ने प्लूटो को स्टडी नहीं किया, प्लूटो के मून्स की भी स्टडी किया, और फिर अन्य क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए निकल चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ नासा। मैंने इतनी जानकारी क्यों दिया? ताकि कभी भी अगर एग्जाम में न्यू होराइजन वर्ड आ गया, 100% आपको पता होगा प्लूटो और क्यूपर बेल्ट, राइट? तो आज के क्लास का यही ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे और भी जो मिशंस हैं, जो प्रमुख मिशंस हैं, जहां पे क्वेश्चन आ सकता है ना, वो आपको पता हो। मैं अपने सेशन को एंड करूंगा एक और मिशन से, जो कि कॉमेट पे है। किस पे है? कॉमेट पे, रोजेटा, ईएसए का मिशन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो है 11th जो मिशन यहां पर, जो अब जो नेक्स्ट आ रहा 7वां मिशन जो है, कॉमेट की स्टडी की बात करें, कि कॉमेट भी सोलर सिस्टम का पार्ट में है, तो यहां एक मिशन आता है रोजेटा। रोजेटा मिशन जो ईएसए का मिशन था। अब यहां एक कॉमेट है ना, इसमें लैंड कराया गया टू टेक द सैंपल ऑफ कॉमेट। क्या होता है कॉमेट? कॉमेट एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि, जो बोलते हैं पुच्छल तारा, ग्लोइंग टेल। किससे बना होता है? रॉक एंड गैस, मेड ऑफ डस्ट एंड गैस। और जब ये सन के क्लोज आता है, तो हम क्या देखते हैं? ऐसा टेल देखते हैं, ग्लोइंग टेल, ये है ना, जो उसका फ्रोजन गैस होता है। धूमकेतु कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? धूमकेतु, पुच्छल तारा। तो क्या होता है यहां पर, जब ये क्लोज बाय आता है, तो ये जो सोलर स्टॉर्म जो होता है, जो आगे की ओर जाता है, तो जब वो गैस, जो फ्रोजन गैस इवापोरेट हो जाता है, वेपर है ना, वेपर हो जाता है। और क्योंकि सोलर स्टॉर्म भी आता रहता है कंटिन्यूसली, और वो मूव कर रहा होता है, तो इसका क्या है, जो होता है ना एक्शन रिएक्शन, तो वो गैस जो है पीछे की ओर जाता है, जिससे हमें एक तरह का पूछ, टेल नजर आता है, ग्लोइंग टेल, धूमकेतु, पुच्छल तारा। कॉमेट का जो पाथ होता है, हमेशा याद रखना है, कोई भी कॉमेट होता है, इसका भी इलिप्टिकल पाथ होता है। ये भी सूर्य के जो है
चारों ओर, है ना, चक्कर काटता है। अब बहुत ही एसेंट्रिक पाथ होता है, वो करीब आता है और बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है सौर मंडल में, क्यूपर बेल्ट से भी दूर चला जाता है। अब कुछ ऐसे कॉमेट होते हैं जो कि पीरियोडिकल होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी के करीब जब हमें दिखता है, सूर्य के करीब आता है, फिर वो हजारों हजारों सालों तक दूर चले जाते हैं, इरेगुलर, उसका रेगुलर इंटरवल नहीं होता है। अब जैसे कि एक नाम आता है हेलिस कॉमेट जो आता है ना, हेली कॉमेट जो है, ये 76 ईयर्स में रेगुलर इंटरवल पे दिखता है। लेकिन कई ऐसे कॉमेट होते हैं जो धूमकेतु होते हैं, जो कि उसका कोई फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है, वो कई बार आता है फिर वो ऑलमोस्ट अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, सौर मंडल में जो जगह है जहां पर कॉमेट्स का रहना होता है, उसको ऊट क्लाउड बोलते हैं। तो कॉमेट्स का क्या हो सकता है, कॉमेट्स में क्या होता है, इसका रेगुलर इंटरवल भी आता है जब वो हमें दिखता है, जो पास साथ आने पे, और साथ साथ में इरेगुलर इंटरवल भी होता है। ज्यादातर कॉमेट जो होते हैं इरेगुलर इंटरवल होता है, जो हमसे बहुत दूर चला जाता है, दिखता नहीं है। और इसके जो रिवोल्यूशन पाथ होता है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है। आपको पता है केपलर्स लॉ कि कोई भी प्लैनेट या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है वो इलिप्टिकल पाथ में जाता है, अंडाकार पाथ होता है, और इसकी हाई एसेंट्रिसिटी होती है, हाई एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। आप मैथ में पढ़ेंगे, जब आप एलिप्स पढ़ते हो, सर्कल एलिप्स, तो यहां एक वर्ड आता है एसेंट्रिसिटी, यानी कि उसका जो सबसे करीब भाग और सबसे दूर भाग बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, बहुत दूर तक जाता है, करीब आया, और जो उसका जो बाकी जो पार्ट होता है बहुत लंबा होता है, बहुत दूर तक जाता है ना, माइल्स एंड माइल्स, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर चला जाता है। इसको बोलते हैं हाईली एसेंट्रिक एलिप्टिकल पाथ, है ना। तो अगर मैं इसको डायग्राम से बताऊं, ये अगर सन है तो उसका ऐसा पाथ होता है, बहुत दूर, मतलब मिलियंस किलोमीटर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर जो है दूर चला जाता है। इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, हाई एसेंट्रिसिटी। अब जो मैं पॉइंट में आ रहा हूं, यहां पर जो है, जिस जगह पे कॉमेट्स होते हैं सौर मंडल में, इसको बोलते हैं ऊट क्लाउड। अब लिख लो ये नाम, अगर ये आ गया तो आपके काम आएगा एग्जाम में, ऊट क्लाउड, साइंटिस्ट का नाम है ऊट क्लाउड, OORT, ऊट क्लाउड। और एक चीज और है, आप ध्यान रखना, जो भी मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, ये लिख लो आप, इसका कोई PDF नहीं मिलेगा आपको। आप ये सोच में मत रहना कि अरे देख लेते हैं, सुन लेते हैं कहानी, और बाद में तो हमें PDF मिल जाएगा, भूल जाओ। जितने चीज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, आप उसको लिखते जाओगे, इसकी PDF नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो मैं नोट पैड यूज कर रहा हूं, ये PDF में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये नोट 3 होता, अगर ये नोट 3 होता तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाता। अभी मैं नोट 5 यूज कर रहा हूं, तो यहां दिक्कत आएगी उसको PDF में कन्वर्ट करने की। तो जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो हमेशा नोट पेन, नोट कॉपी पेन के साथ में बैठना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो खाली कहानी सुनने के लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं या यूट्यूब देखते हैं, फिर उसका कुछ कर, तो आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो यहां पर जो है ऊट क्लाउड, ये कहां, क्यूपर बेल्ट के बाहर है, और इसी जगह पे कॉमेट्स होते हैं। कई बार कुछ इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल के टाइम पे हमारे करीब आता है तो हमें दिखता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर चला जाता है और हजारों हजारों सालों तक वो पृथ्वी के करीब नहीं आता है, सूर्य के करीब नहीं आता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, इरेगुलर होते हैं। और कुछ होते हैं जो रेगुलर होते हैं, जैसे कि हेली, हेली जो है रेगुलर है, कि हमें उस इंटरवल के टाइम वो कॉमेट दिखेगा ही दिखेगा। और कई है जो इरेगुलर है, उसका कोई समय काल नहीं है,
कभी 100 वर्ष में, कभी 1000 वर्ष में, कभी भी दिख सकता है। और इसका जो इलिप्टिकल पाथ होता है सूर्य का, है ना, अंडाकार पाथ होता है, क्या होता है, एसेंट्रिक होता है, मतलब सूर्य के करीब, और उसका जो दूसरा भाग होता है बहुत लंबा होता है, हजारों हजारों मील की दूरी पे होता है, वेरी वेरी फार अवे। ठीक है, तो ये चीज को समझना है। तो रोजेटा मिशन, क्या नाम है मिशन का? रोजेटा मिशन। किसका था? यूरोपियन स्पेस मिशन। तो यहां पर क्या है, इसको लैंड कराने का प्रयास किया लेकिन वो फेल हो गया, सैंपल, कॉमेट सैंपल के लिए। टू स्टडी सैंपल, जो मैंने ना ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कॉमेट, है ना, उसके लिए ट्राई किया गया, बट दैट लैंडिंग जो था सॉफ्ट लैंडिंग होने की जगह क्रैश लैंडिंग हो गया। तो उस सैंपल को लेके स्टडी करने वाला मिशन नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन कॉमेट का स्टडी जरूर किया गया। इसका जो नाम है, ये जो कॉमेट है जिसका स्टडी किया गया, चेरुमो-जेरेसिमेंको, ये जो था मिशन जो है, जो कॉमेट है, मैं कॉमेट का नाम लिख देता हूं। ये जो कॉमेट है जिसको स्टडी किया गया, दो वैज्ञानिकों के नाम पे, चेरुमो-जेरेसिमेंको। कई बार कई ऐसे कॉमेट का नाम, एस्ट्रॉइड का नाम वैज्ञानिकों के नाम पे देते हैं जिन्होंने पहली बार उसको खोज की या पहली बार ढूंढा, पहली बार देखा, उसके नाम पे होते। तो दो वैज्ञानिक है, चेरुमो-जेरेसिमेंको, जिसने जो कॉमेट को देखा, उसी के कॉमेट पे रोजेटा मिशन किया गया। Now look at here, this one. रोजेटा मिशन, ESA, क्या लिखा हुआ है? Was the first to rendezvous with a comet, the first to follow a comet on its orbit around the sun, and the first to deploy lander. पहला मिशन ESA का जो कॉमेट के को स्टडी किया और उसको ऑर्बिट किया कॉमेट को, और ट्राई किया वहां लैंड करने का, ताकि उसे सैंपल का स्टडी किया। ये चीज यहां पर रोजेटा मिशन जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आप देखो यहां पर। तो लैंडिंग मिशन क्रैश लैंड हो गया, फेल हो गया, ये चीज है। कॉमेट चेजर यहां पर ये चीज है, आता है यहां पर, ESS कॉमेट चेजर रोजेटा, है ना। अब देखो नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा है कॉमेट का? 67P चेरुमो-जेरेसिमेंको, ये कॉमेट का नाम है। P77, P67P, 67P, या दो वैज्ञानिकों के नाम पे चेरुमो-जेरेसिमेंको। इस कॉमेट को रोजेटा मिशन किया गया, उसको जाके स्टडी करना, लैंड करने की कोशिश किया गया, लेकिन लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाया। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना, वो मिशन एंड हो चुका है। 67P और चेरुमो-जेरेसिमेंको कॉमेट था। कौन सा मिशन है? रोजेटा, राइट। ये जो लैंडिंग इसका नहीं हो पाया, बाकी स्टडी किया गया रोजेटा मिशन, राइट। तो ये जो मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन रहा है, जो मैंने नाम बताया, चेरुमो-जेरेसिमेंको। कई कॉमेट्स है, इस कॉमेट को, एक कॉमेट को स्टडी किया गया जिसका नाम 67P भी है। ठीक है, तो मैंने आज के सेशन में इतने सारे मिशंस के बारे में बताया ना। वी हैव 1.5 आवर मिशन, मतलब ये मिशंस को कवर करने के लिए सेशन हुआ है, और मैंने इसको हिंदी में रखा है, बाइलिंगुअल रखा है, ताकि जो लोग जो बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। और एक चीज और याद रखना है, केवल बीपीएससी नहीं, हर एग्जाम के लिए, फॉर एवरी एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये जो चीज है, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस पार्ट ऑफ इट हियर, सारा जो इसमें, और मैंने कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जो आपको समझ में आए, सब जो चीज। ठीक है, तो वी विल एंड अप हियर, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे 1:30, और हम लोग डिस्कस करेंगे
डिफेंस टॉपिक पे। कल मैं मिलिट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आई होप कि ये आपने कॉपी कर रखा है यहाँ पर, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये चीजें जो है आपने कॉपी कर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन का जो टॉपिक होगा मैं लिख देता हूँ, हम लोग डिफेंस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी बीपीएससी परीक्षा में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, मिसाइल, सबमरीन, फाइटर जेट, है ना, बहुत सारी चीजें जो डिफेंस टॉपिक पे करंट से जुड़ा हुआ है, तो दैट बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट। और आप तैयारी करते रहो, जो भी सोर्सेस है करते जाना है, एंड व्हाटएवर मैं आपको बता रहा हूं उसको करते जाना है। देवघर आईएएस एकेडमी, आप लोग किस्मत वाले हो, आप लोग तकदीर अच्छा है। जो लोग सोए हुए हैं देवघर में या बाकी जगह बिहार या झारखंड में या जिस जगह पे, वो बाद में रिग्रेट करेंगे कि जो चीज यहां देवघर में मिल रहा है ना, वो चीजें जो नामुमकिन चीज है वो आपको मिल रहा है दिया के द्वारा, देवघर आईएएस एकेडमी। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको मिल रहा है, ठीक है। और आप सही से फॉलो करते गए और अच्छे से पढ़ाई करते गए, मैं दावे के साथ करता हूं, हार्ड वर्क करोगे तो किस्मत साथ दिया तो आप जरूर सफल होगे। सो इसलिए बता रहे, जो कुछ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बेस्ट जो टीचर्स आ रहे हैं वहां देवघर में पढ़ा रहे हैं, जो कि पटना तक में वैसे टीचर्स नहीं होते, लोकल टीचर्स ज्यादा पढ़ाते हैं, वो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो इसके माध्यम से कहता हूं कि जो और भी स्टूडेंट जो अभी तक सोए हुए हैं, है ना, वहां के कॉलेजेस में या बाकी जगह पे जो है, या बिहार बाकी जो जगह है, वो देवघर आईएएस एकेडमी जुड़े, है ना, और इसका लाभ उठाए। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर जो है, द कॉन्टैक्ट नंबर इज 9162500508। अभी भी मौका है कि बीपीएससी तैयारी में जुड़ जाए और हमारे साथ जुड़ जाए, इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तब तक के लिए अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, राइट, विल मीट सून।